हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी और आज हम चैप्टर सेकंड द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी दो ध्रुवता का अंत इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स हो चुके हैं, तो अगर वीडियोस ना देखे हों तो देख सकते हैं आप। काफ़ी हेल्पफुल लोग आपके लिए होंगी। और इसमें हमने जो फोर्थ पार्ट है, जो 3 पार्ट्स है उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है तो हम देखते हैं। हमने इसमें व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम क्या है इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा। देन हमने इसमें गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन यानी गॉर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन कैसे किस तरीके से हुआ वो पढ़ा। और वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ उसके रीजंस हमने पढ़े। और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, विघटन की परिणतियाँ क्या थी इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और देन हमने लास्ट टॉपिक में जो है इसका ये वाला पार्ट पढ़ा था, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी क्यों अपनाई गई थी और ये क्यों हेल्पफुल थी। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए कि जब ये सिस्टम अपनाया गया तो उसमें उनको बेनिफिट क्या मिले थे, क्या उनसे प्रोमिसेस किए गए और अब उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले शॉक थेरेपी के, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो 1990 में क्या अपनाई गई थी, शॉक थेरेपी को अपनाया गया था 1990 में। लेकिन अगर हम बात करें शॉक थेरेपी की तो जनता को उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया था। जो उनसे प्रॉमिस किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। और शॉक थेरेपी से पूरी जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी यानी वहाँ के जो रीजनल तरीके के जितने भी, जो इकोनॉमिक की बात करें तो पूरा वहाँ पे जो इकोनॉमिक था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी और जनता को अब बर्बादी की मार यहाँ पे झेलनी पड़ी। यानी एक तरीके से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने लग गई थी। अब उसके बाद अगर हम बात करें रशिया की, रूस में जो है पूरा का पूरा जो यहाँ पे औद्योगिक ढांचा था वो बिल्कुल ही क्या हो गया था, ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था। और मतलब ढांचा बिल्कुल, वो जो स्ट्रक्चर था उसका इंडस्ट्री जो था, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो बिल्कुल ही क्या हो गया था, बर्बाद हो चुका था, चरमरा उठा था। और लगभग कितना 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों में बेचा गया। यानी कि जो इंडस्ट्रीज थे वो 90% जो थे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज में उनको बेच दिया गया था। और आर्थिक ढांचे की अगर हम बात करें यानी इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या हो रहा था कि मार्केट से ही ये क्या हो रहा था कि ये जो पूरा यहाँ की जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो गवर्नमेंट नहीं चला रही थी। इसमें पूरा जो था कंट्रोल वो किसका था, मार्केट का आ गया था। क्योंकि ये हमने यहाँ पे कैपिटलिज्म के बारे में देखा था कि भाई कैपिटलिज्म में जो होता है वो इंडिविजुअल की बात होती है और उसमें मार्केट का ज़्यादा रोल होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी एक तरीके से रोल नहीं रहा और पूरा जो काम कर रही थी वहाँ पर, जो भी पॉलिसी बना रही थी इंडस्ट्री को लेकर या उन्हें इंस्ट्रक्शंस जो दे रही थी वो अब मार्केट ने देना शुरू कर दिया था। तो ये सभी जो उद्योगों को जो था मटियामेट करने वाला साबित हुआ। यानी कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी तो ये काफ़ी क्या हो गया था, यहाँ पर इंडस्ट्री बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, मटियामेट इनको कर दिया गया था। तो इसी को ही बोला जाता है द लार्जेस्ट ग्रास सेल इन हिस्ट्री। तो यानी इसी को बोला जाता है, इसी कदम को बोला जाता है या इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर में काफ़ी पूछा जाता है ये, 1 या 2 नंबर में। तो इसमें क्या था, यहाँ तक इन्होंने इतनी मार झेली, ये प्रॉब्लम्स हुई इंडस्ट्री को लेकर, इकोनॉमिक को लेकर। अब इसमें क्या हुआ कि अब जो भी कॉस्ट थी तो कॉस्ट जो थी वो बहुत ही थ्रोवे प्राइजेस में, यानी जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, अंडर वैल्यूएड एंड सोल्ड एट थ्रोवे प्राइजेस। यानी कि अब जो भी इसमें जो कीमत थी उद्योगों की वो कम से कम आकी गई, यानी कम से कम वैल्यू उनकी रहनी गई थी और उन्हें छोटे मोटे दामों में क्या, छोटे छोटे प्राइजेस में क्या देना, बेचना शुरू कर दिया था। औने पौने दामों में इनको बेच दिया गया। तो यानी इंडस्ट्री जो मतलब एक जो होती है उनकी कॉस्ट, वो अब कॉस्ट इतनी रही नहीं, वैल्यू उनकी रही नहीं और उनको जो है कम प्राइजेस में वहाँ पे दे दिया गया। और उसके बाद इसमें जो है रूसी मुद्रा, यानी यहाँ की जो रशिया की मुद्रा है रूबल, यानी वहाँ की करेंसी, तो उसमें क्या हुआ, गिरावट आई, यानी वो डिक्लाइन हुआ, करेंसी जो है उसमें गिरावट आनी शुरू कर दी, उसकी वैल्यू में जो है एक तरीके की द वैल्यू ऑफ रूबल, तो उसकी वैल्यू घटती चले गई, डिक्लाइन होती गई, गिरावट आने लग गई।
और लोगों के साथ साथ में जो जमा पूंजी थी, जो भी उनका अपनी उन्होंने पूंजी जमा की थी, वो भी जाती रही। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका कि पहले वो किस तरीके से फॉर्म जो करते थे कि द कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड। अब हमने पढ़ा था कि भाई कलेक्टिव फॉर्म तो रह नहीं चुका था, वो डिसइंटीग्रेटेड हुआ था, हो गया था। और यहाँ पे क्या हुआ, डिसइंटीग्रेटेड जब ख़त्म हो गया तो लोगों में वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, फूड सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं रही लोगों के लिए, यानी खाद्यान्न की सुरक्षा वहाँ पर नहीं रही। तो यहाँ पर जो है रूस को ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों को आयात करना, उसने दूसरे देशों से लाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ग इमर्ज हुआ, माफिया। अब माफिया इमर्ज, तो यानी एक माफिया वर्ग यहाँ पे उभरा, इमर्ज हुआ, और इसने जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में कंट्रोल करना, इकोनॉमिक तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यानी आर्थिक गतिविधियाँ अपने नियंत्रण में इसने ले ली और अपने तरीके से वहाँ पे फिर काम करना इसने शुरू कर दिया। तो ये इसमें क्या हुआ कि जब इसने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इसने क्या किया भाई, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी, अगर हम बात करें गरीब लोगों और अमीर लोगों के बीच में एक जो विभाजन था, इनइक्वालिटी थी, वो बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिली। तो पहले की व्यवस्था के विपरीत, यानी जो पहले सिस्टम था उसके अगर हम अपोजिट देखें तो धनी और निर्धन, यानी कि जो अमीर थे और जो पॉवर्टी लाइन में थे, उन लोगों के बीच में काफ़ी इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिली इस टाइम पे। तो ये चेंज बहुत बड़ा चेंज था वहाँ पर। और साथ साथ में कि भाई ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो आई, लेकिन साथ में यहाँ पे अगर हम वहाँ की गवर्नमेंट की बात करें तो ये सिर्फ किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस में कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ज़्यादा अपना जो ध्यान दिया वो किस चीज़ पर दिया, इकोनॉमिक में ये ज़्यादा ध्यान देते थे, यानी आर्थिक बदलाव, जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो वो ज़्यादा हो, और उसी को ये ज़्यादा ऊपर मान रहे थे। प्रायोरिटी किसको दे रहे थे, ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को इन्होंने प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दी। लेकिन अगर हम यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो डेमोक्रेसी में इन्होंने अपनी संस्थाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी, उसको प्राथमिकता नहीं दी। तो उसकी वजह से ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था उसमें उसको कोई जो है फ़ायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि इकोनॉमिक में ये ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, वहाँ के गवर्नमेंट में ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि प्रायोरिटी उनको जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इन्होंने नहीं दी थी। तो इससे क्या हुआ कि इनका जो संविधान था, यानी इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये बहुत ही हड़बड़ी में इसको तैयार किया गया था। और बहुत, अगर हम बात करें यहाँ की, तो बहुत सारे यहाँ के जो अधिकांश बहुत सारे देश थे उनमें जो था राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को ही जो एग्जीक्यूटिव है उसका मेन हेड बना दिया गया था और सारी पावर्स जो थी उसी को ही दे दी गई। तो यहाँ पे अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुका था, क्योंकि इन्होंने इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो ये इसका जो है यहाँ पर आई और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने अभी तक देखी, क्या क्या इसके परिणाम निकले कि इन्होंने जो अपनाया शॉक थेरेपी, उसके परिणाम क्या थे। पर बाद में इन्होंने अपने आप को जो है अपनी जो अर्थव्यवस्था थी, अपनी इकोनॉमिक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और थोड़ा बहुत जो है इनको जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुई थी या डिस्ट्रॉय हुआ उसको संभालना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये टॉपिक था हमारा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या इसके परिणाम निकले, और जो इसके आगे के टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 5th पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। तो आप इसको 4th पार्ट में आप इसको देख सकते हैं। और एक काम तो आप करना ना ही भूलें, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।